इतना कांड रच लिया और मुझे जानकारी ही नहीं। काव्या सिर्फ 5 साल की ही थी जब उसके सिर से उसके मम्मी पापा का साया उठ गया था। दादा और दादी ने मासूम काव्या की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और काव्या उनकी देख रेख में बड़ी होने लगी। बचपन से ही उसे संस्कारों की गुट्टी पिलाई जाने लगी और काव्या पढ़ाई से लेकर हर काम सलीके से करती थी। दादा और दादी को अपनी परवरिश पर बड़ा गर्व होता, इसीलिए दादा दादी की बेहद लाडली थी। हूँ, यही एक पोती है क्या इनकी? जब देखो तब काव्या, क्या काव्या। मेरी नुपुर तो इन्हें कहीं दिखती ही नहीं, जैसे वो इनकी कुछ नहीं लगती। काव्या की चाची अपना गुस्सा अपने पति यानी काव्या के चाचा जी पर उतार रही थी। तुम भी उमा, अब क्या बोलूं, रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। कभी प्यार से उस बिन माँ की बच्ची से बात कर लिया करो। संगम अपनी पत्नी उमा को समझाते हुए बोले, तुम तो उसे भूलकर भी प्यार से बोलती नहीं और चाहती हो माँ बाबूजी भी न बोले। मुझे तुम्हारी यही एक बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, हम क्यों अच्छे लगेंगे? सारा कुछ कर दो भाई साहब की लाडली के नाम। काव्या को उसकी चाची उमा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शायद काव्या की खूबसूरती उनकी आंखों में खटकती थी। इसके विपरीत काव्या जब भी समय मिलता चाची की मदद करने आ जाती थी। चाची की बड़ी बेटी नुपुर काव्या की हम उम्र थी, पर चाची ने नुपुर के मन में भी काव्या के लिए जहर भर रखा था। यही कारण था कि वो भी काव्या से जलती थी। नुपुर की आदत थी, जो काव्या को मिले वही उसे भी चाहिए। उसने दादाजी को काव्या को पैसे देते देखा तो तुरंत माँ के पास भागी। माँ, कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों चिल्लाकर घर सिर पर उठाई हो? माँ, दादी माँ ने काव्या को नए ड्रेस के लिए 500 रुपये दिए, मुझे भी चाहिए। अभी पिछले महीने ही तो तूने नए कपड़े खरीदे थे, फिर क्यों नहीं चाहिए? यह माँ बाबूजी जानबूझकर मेरी बेटी के साथ सौतेले व्यवहार करते हैं। तो रुक, मैं बात करती हूँ। तमतमाती हुई उमा ससुर जी के पास पहुंची और बोली, बाबूजी, इस घर में मेरे भी बच्चे रहते हैं, पर शायद आपको दिखाई नहीं देते। क्या हुआ बहू? ससुर बिमल जी बोले, अरे क्यों अनजान बनते हो बाबूजी, इस घर में और भी बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोच लिया कीजिए। सिर्फ काव्या को किस बात के पैसे दिए हैं आपने? बहू, मैंने काव्या के लिए लड़का देखा है और वो लोग 1-2 दिन में उसे देखने आने वाले हैं। पुराने कपड़े पहनेगी तो लड़के वाले क्या कहेंगे? काव्या की शादी उसके दादाजी ने अपने मित्र के पोते से तय कर दी थी। लो कर लो बात। इतना कांड रच लिया और मुझे जानकारी ही नहीं। क्यों माँ जी? अरे बहू, संगम ने कहा कि वो तुम्हें बता देगा। क्या उसने नहीं बताया तुम्हें? हमें लगा तुम्हें सारी जानकारी होगी। हाँ हाँ, सब समझ आ रहा है मुझे। मेरे खिलाफ हमेशा ही षड्यंत्र रचे जाते हैं। और उमा बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। 2 दिन बाद विमल जी के दोस्त केदार जी अपने बेटे बहू और पोते अविनाश के साथ काव्या को देखने आ गए। विमल जी घर में कोई कलह नहीं चाहते थे, तो खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हलवाई बुला लिया था। यह देख हुमा बहुत खुश हो गई और अच्छी होने का दिखावा करती रही। केदार जी ने कहा, तुम्हारी पोती तो हमें पसंद आ गई विमल। अब फैसला मेरे बच्चों के हाथ में है। यह सुनकर काव्या के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। अविनाश के माता पिता बोले, काव्या, हमें भी पसंद है। अंकल जी, बच्चों को अकेले बात कर लेने देते हैं, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। दोनों को अंदर कमरे में भेज दिया जाता है। थोड़ी देर में ही अविनाश वापस आ गया और अपनी माँ के कान में धीरे से कुछ कहकर चुप बैठ गया। केदार जी बोले, क्या बात है? क्या बात है अविनाश, तुम्हें काव्या पसंद नहीं? अविनाश की माँ मोहिनी बोली, नहीं नहीं पिताजी, हमें यह रिश्ता मंजूर है। मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, काव्या बेटा, आप क्या चाहती हो? काव्या को भी अविनाश पसंद आया और वह भी हाँ कर देती है। अब दोनों में फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई थी। काव्या मन ही मन वो अविनाश को चाहने लगी थी। अविनाश भी काव्या को बहुत प्यार करने लगा था।
काव्या के लिए इतना सुंदर घर और वर देखकर काव्या की खुशियाँ चाची और नुपुर को अखरने लगी। चाची अब इस कोशिश में थी, काश काव्या की जगह नुपुर और अविनाश की शादी हो जाए। सगाई की तैयारी शुरू हो गई थी। अविनाश शॉपिंग के लिए काव्या को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर चाची चाची ने जबरन नुपुर को साथ भेजा ताकि वो मिल न पाए। यह देखकर विमल जी पूछें, बहू तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अविनाश और काव्या के साथ नुपुर का जाना जरूरी था क्या? हाँ जरूरी था पिताजी, दोनों जवान हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका भुगतान तो मुझे और मेरी बेटियों को करना पड़ेगा। आप लोगों की जिंदगी कितने दिन की है? विमल जी और उनकी पत्नी चुप बैठ गए। उमा को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि अविनाश की माँ मोहिनी को अविनाश की शादी को लेकर आकांक्षाएं तो बहुत हैं, पर ससुर की बात का मान तो रखना ही था। यह सोचकर वो शादी के लिए राजी हो गई थी। उमा को मौका मिल गया। अविनाश की माँ के लालच को परख कर उसने अपना दांव खेल दिया कि अगर नुपुर और अविनाश की शादी होती है तो मनचाहा दहेज देगी। शादी के ठीक 2 दिन पहले अविनाश की माँ मोहिनी ने आकर नई मांगे सामने रख दी। यह क्या कह रही हो बेटा? केदार से मैं बात करता हूँ, उसे तो सब पता है, फिर यह अचानक? मोहिनी बोली, पिताजी पिताजी क्या करेंगे? अविनाश मेरा बेटा है, मेरे भी कुछ सपने हैं, आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो अभी 2 दिन हैं, आप सोच लीजिए। मोहिनी की मांगों को पूरा करने में दादाजी सक्षम नहीं थे। वो हताशा से मोहिनी को जाता देखते रहे। काव्या से दादा दादी की लाचारी देखी न गई। वो शादी के लिए मना कर देती है। अविनाश के पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, मोहिनी यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम बिमल अंकल को दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा आई, वो भी विवाह से 2 दिन पहले। तुम पागल तो नहीं हो? क्यों, इसमें गलत क्या है? अविनाश मेरा भी बेटा है, मेरे भी कुछ अरमान हैं और यह मेरा हक है। आपको नहीं पसंद तो फिर मेरी जिद सुन लीजिए। अगर यह सब लिए बिना काव्या ब्याह कर यहाँ आई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ की जिद सुनकर अविनाश भी जिद पर अड़ गया। फिर मेरी भी जिद है कि मेरी जीवन संगिनी काव्या ही बनेगी, नहीं तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा। माँ यह आप भी सुन लो, मुझे सोने की गुड़िया नहीं चाहिए। इधर काव्या ने अविनाश का फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया। उमा के चाचा ने मोहिनी से अविनाश और नुपुर के रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रलोभन दिया था, जिसे मोहिनी ने स्वीकार कर लिया। घर में नुपुर की शादी की तैयारियां होने लगीं। काव्या की बेचैनी देखकर दादा दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। विमल जी अपनी पत्नी से बोले, क्या सोचा था और क्या हो गया? मेरी फूल सी बच्ची के जीवन में इतना दर्द क्यों लिख दिया भगवान? सच्चा प्यार, त्याग और समर्पण चाहता है। काव्या ने सबकी खुशी को ध्यान में रखते हुए सारा दर्द दिल में छुपा लिया। अब अविनाश ने विद्रोह करते हुए शादी के लिए मना कर दिया। संगम चाचा भी मन ही मन चाहते थे कि कैसे भी काव्या का घर बस जाए। उन्होंने उमा को भ्रम में रखते हुए केदार जी और उनके बेटे से काव्या और अविनाश के रिश्ते को आगे बढ़ाने की फरियाद करने लगे। देखिए, मैं जानता हूँ मोहिनी भाभी के मन में दहेज का विष मेरी पत्नी उमा ने ही भरा है, पर कलह कलेश के कारण चुप रह गया। मैं काव्या को जानता हूँ, वो घुट घुट कर मर जाएगी पर अपना दर्द किसी को नहीं दिखाएगी। और उमा नुपुर की शादी की तैयारी करती है तो करती रहे, पर काव्या के प्रति मेरा भी कुछ जिम्मेदारी है। आप बस
मोहिनी भाभी को मना लीजिए, मुझसे जो बन पड़ेगा वो खुशी से देने को तैयार हूँ। तभी बातचीत के बीच में अविनाश आ गया। अंकल, आप बेफिक्र होकर जाइए, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ काव्या से ही होगी। अविनाश की बात सुनकर संगम वहाँ से संतुष्ट होकर चले गए। उसी दिन शाम को मोहिनी शादी की शॉपिंग करके लौटी तो देखा कमरे में बैग पैक करके रखे हुए थे। यह सब क्या है अविनाश? मम्मी, मैं वापस यूएसए जा रहा हूँ। मोहिनी जैसे सकते में आ गई। क्या? कल तेरी शादी है और तू यूएसए जा रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और आप सभी चुप बैठे तमाशा देख रहे हो? मम्मी, मेरी बात सुने, 1 मिनट शांत हो पहले, फिर मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तू कहीं नहीं जा रहा है। यह सारा सामान अंदर रखो। ठीक है, मत सुनिए। आपसे कुछ कहने का कुछ फायदा नहीं। आपने तो बेटे के लिए एक जिद्दी, घमंडी, बदतमीज लड़की का चुनाव कर लिया। आपने माँ होने का कर्तव्य निभा दिया। अब जरा मेरी बात का जवाब दीजिए। नूपुर की माँ ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी भतीजी की खुशियों की बलि चढ़ा दी। आपको क्या लगता है उनकी बेटी आपके घर को खुशियों से भरेगी? जवाब दीजिए माँ। काव्या ने अपने घर की सुख शांति के लिए कितना बड़ा त्याग कर दिया, वो नहीं दिखाई दिया। सबकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए चुपचाप हालात के आगे समर्पण कर दिया। अब बताइए, दया ममता से भरी हुई लड़की आपके घर को खुशियों से भरेगी या स्वार्थ में डूबी लड़की? फिर भी अगर आप सही हैं तो भी मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। केदार जी भी अब चुप रहना उचित नहीं समझें और बोल पड़े। बहू, बुरा मत मानना, पर कल जब तुम्हारे सामने अविनाश की जिंदगी कलह कलेश से भरी होगी तो क्या तुम खुश रह पाओगी? नहीं ना। अभी भी समय है, मान जाओ और काव्या को स्वीकार कर लो। अविनाश और अपने ससुर की बातें सुनकर मोहिनी को समझ आ गया कि वो लालच में अंधी होकर कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़की बहन का हक छीनकर खुश होती है, वो मेरा घर क्या संभालेगी? मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, पर अब क्या बहू? मैं उमा जी को मना कैसे करूं? मोहिनी दबे आवाज में बोली। तुम हाँ कर दो, बाकी संगम जी देख लेंगे। बस पहले से किसी को कोई बात नहीं करना, केदार जी ने कहा तो मोहिनी ने गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे दी। नियत समय पर बारात द्वार पर पहुंच गई थी। बारात की आवाज़ सुनकर काव्या भागकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। सामने की मेज पर रखा शादी का जोड़ा उसे मुंह चिढ़ा रहा था। काव्या, चाचा की आवाज़ सुनकर काव्या ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। जी चाचा जी, अभी आई। काव्या उठकर बाहर निकल रही थी कि चाचा कमरे में आ गए। तू तैयार नहीं हुई अभी तक? और साथ में आई लड़कियों से बोले, सुनो, जल्दी से इसे तैयार करके नीचे लेकर आओ। और यह रखा है शादी का जोड़ा। पर चाचा जी, तू चिंता मत कर काव्या, तेरी चाची को अच्छे से समझा दिया है, अब सब ठीक है। चल जल्दी से तैयार हो जा, अविनाश इंतजार कर रहा है। संगम मुस्कुराते हुए बोले तो काव्या शर्मा गई और संगम चाचा मुस्कुराते हुए चले गए। काव्या और अविनाश की शादी हो गई और काव्या विदा हो गई। चाचा और नुपुर को छोड़कर बाकी सभी काव्या का घर बस जाने से बहुत खुश थे। माँ, आप कुछ बोली क्यों नहीं? नुपुर अपनी माँ से झगड़ा कर रही थी। इतनी बड़ी साजिश, जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। माँ कुछ बोलो तो। क्या बोलूँ? तेरे पिता ने तलाक के पेपर सामने रख दिए थे। मैं अनपढ़ इस उम्र में अलग होकर कैसे गुजर बसर करूँगी? लोग हंसेंगे, थूकेंगे मुझ पर
कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी भतीजी के साथ साथ अपना घर बर्बाद कर लिया। तेरे लिए अपना घर तो नहीं उजाड़ सकती थी। तलाक के पेपर कहाँ हैं? जरा मैं भी देखूं। नुपुर पेपर मांगकर देखती है तो चौंक गई और सिर पकड़कर बैठ गई। माँ, पापा ने तुझे पागल बनाकर काव्या की शादी करवा दी। यह तो एफडी के पेपर हैं जो दादाजी ने काव्या के लिए तुड़वाई थी। तो तुम्हें क्या लगा मैं सही में तलाक दे सकता हूँ? संगम अंदर आते हुए बोले, मैं तुम लोगों जैसा स्वार्थी नहीं हूँ जो अपनी खुशी के लिए किसी की खुशियाँ छीन लूँ। उमा, तुम्हारे कारण मैं कभी उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ऐसा करता तो तुम कलह करती और उसके साथ साथ माँ बाबूजी का जीना मुश्किल कर देती। स्वार्थ कभी भी खुशियाँ नहीं देता उमा। खुशी पाने के लिए त्याग और समर्पण भी चाहिए। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, पर मोहिनी भाभी को समझ आ गई और उन्होंने भी काव्या को बहू बनाने का फैसला कर लिया। अब जरा तुम भी कुछ अच्छे संस्कार नुपुर को देना शुरू कर दो तो बेहतर होगा। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं काव्या से दूर भागता रहा, पर फिर भी तुम उसकी जिंदगी में जहर ही घोलती रही। अब सुधर जाओ या कलह मचाओ, कुछ भी करो। काव्या का घर बस गया, बस अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और नुपुर के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा तुम अपनी माँ की तरह मत बनो। और रही बात शादी की, तो तुम्हारे लिए भी मैं बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लूँगा जहाँ पर तुम बिल्कुल खुश रहोगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।